वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर पेश कर रहा हूं, जिसमें मैं आपसे हिंदी के कुल 50 प्रश्नों को पूछूंगा, जिसमें से आपको इनके जवाब देने हैं। देखता हूं कि आपकी प्रैक्टिस जो आपने तैयारी की है वो कितनी शानदार है। दोस्तों आपके पास आज हो गई आपकी 18 तारीख, फिर 19 आ गई, फिर आ गई 20, फिर आ गई 21, यानी कि कुल मिला के आपके पास 3 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा को लेकर। ठीक है, 21 मार्च को तो आपकी एग्जाम हो जाएगी, यानी कि आपके पास 2 दिन शेष बचे हैं आपके बीच में। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आप ज्यादा अब पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना पढ़ा है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसी को रिवाइज करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए सामान्य हिंदी से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर पेश कर रहा हूं। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। पहला प्रश्न आप सबके सामने है मेरे प्यारे साथियों कि नी प्लस ऊन शब्दों का सही संधि रूप क्या जाएगा। तो नी प्लस ऊन शब्दों का अगर हम सही संधि रूप की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसका जो सही संधि रूप आ जाएगा वो आ जाएगा न्यून। क्या आ जाएगा? नी प्लस ऊन का जो सही संधि विच्छेद है वो आ जाएगा न्यून। ठीक है, न्यून का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास नी प्लस ऊन अपने पास शब्द निकल के आएगा। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम गायक शब्द का सही संधि विच्छेद की बात करें तो गे प्लस अक को हम गायक कहेंगे। दोस्तों गे प्लस अक को हम गायक कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अगर आप सोचे कि गा प्लस यक आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। ठीक है, गे प्लस अक इसका सही संधि विच्छेद आएगा गायक का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो गलत संधि विच्छेद को अगर हम छांटे मेरे प्यारे साथियों, गलत संधि विच्छेद को अगर हम छांटे तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोड प्रे प्लस उड। बिल्कुल सही है। नी प्लस ई है, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। ठीक है, बड़ी ई है, यहां पे भी बड़ी ई है। अगला कि नवोड्डा, नव प्लस उड्डा, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों बचा कौन सा, ये बचा त्रिपुपदेश। ठीक है, पितृपदेश, तो पितृधन उपदेश, ये अपने संधि विच्छेद गलत यहां पे आ जाएगा। पितृपदेश का जो सही संधि विच्छेद आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? पितृधन उपदेश आएगा। ठीक है, पितृधन उपदेश आएगा पितृपदेश का। ठीक है, तो ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये शायद मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों पितृपदेश बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें लगता तो मुझे ऐसा है कि मानो कि ये प्रश्न ही गलत हो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद गलत है, मुझे ऐसा लगता है। चलो तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि शरत धनचंद्र की सही संधि विच्छेद क्या होगी। तो शरत धनचंद्र की जो सही संधि क्या होगी वो अगर हम बात करें शरत धनचंद्र की तो वो अपनी क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी शरद चंद्र। क्या आ जाएगी? शरद चंद्र। अगला है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। तो सुपुरुष समास की अगर हम बात करें तो सुपुरुष में दोस्तों अपने कर्मधारय समास आ जाएगा। ठीक है, सुपुरुष में कौन सा समास? कर्मधारय समास आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि अधिकरण तत्पुरुष में है। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें जो पद प्रधान, कौन सा पद प्रधान होता है अधिकरण तत्पुरुष में? तो अधिकरण तत्पुरुष में दोस्तों अपने दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है अपने अधिकरण तत्पुरुष में। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि शताब्दी शब्द में समास कौन सा है। तो शताब्दी शब्द के अगर हम समास की बात करें तो शताब्दी में दोस्तों शताब्दी होती है 100 वर्षों का, 100 वर्षों का समय होता है उसको शताब्दी कहते हैं। तो इसमें द्विगु समास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंक की बात हो रही है तो द्विगु समास इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा आ जाएगा। तो अव्ययीभाव समास का अगर हम उदाहरण की बात करें तो अव्ययीभाव में आता है भरपेट अपने अव्ययीभाव का समास का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न जो अपने कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो अध्यादेश में अगर हम उपसर्ग की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो इसमें अध्या मतलब अधि, तो मतलब अधि उपसर्ग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी में दोस्तों व्याकरण की बात करें तो जो उपसर्ग हो गए, ठीक है, इन चीजों को आप बोलकर भी पहचान सकते हैं। जैसे अध्यादेश, ठीक है, अध्या मतलब आप अध्या मत सोच लेना, ये मत सोच लेना। ठीक है, अध्या मत सोच लेना, आप सोचना कौन सी सोचोगे आप सोचना अधि। ठीक है, अधि उपदेश आएगा इसमें। ठीक है, इसी के साथ अगला एक अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अत्यंत जो शब्द है उसमें अपने उपसर्ग का प्रयोग है अति। ठीक है, अति मतलब ज्यादा, अत्यंत मतलब भी ज्यादा। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो बात करें प्रार्थना में उपसर्ग है, उपासना में उपसर्ग है, आराधना में उपसर्ग है, याचना में उपसर्ग देखने को हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगला प्रश्न है दोस्तों किस शब्द में प्रयुक्त
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो उपसर्ग का इसमें प्रयोग कौन सा नहीं हुआ? तो यानी कि उपसर्ग रहित अपने शब्द इसमें पूछ ले वापस, तो आपको बताना है। देखो आहार में हुआ है, विहार में हुआ है और प्रहार में हुआ है, ठीक है। आहार विहार प्रहार में हुआ है, लेकिन कहार में अपने उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न है कि अमानवीयता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो अमानवीयता शब्द की बात करें दोस्तों, तो इसमें प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो अमानवीयता, अमानवीयता मतलब कि ता अपने प्रत्यय प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो वैज्ञानिक शब्द की बात करें तो इक, वैज्ञानिक मतलब कि इक प्रत्यय से जो मिलकर बना है वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो पढ़ाई शब्द में, पढ़ाई, पढ़ाई बोलिए दोस्तों मेरे साथ, पढ़ाई। तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? आई, मतलब कि पढ़ाई, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि डिम्बिया, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? तो डिम्बिया में प्रत्यय की बात करें, डिबिया में इया प्रत्यय है दोस्तों, कौन सा? इया प्रत्यय है, ठीक है, डिम्बिया। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित शब्द युग में बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो बिजली के पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, तो बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से आ जाएंगे? तो विद्युत आ जाएगी, तड़ित आ जाएगी, चपला आ जाएगी, दामिनी, ये चार हैं जो विद्युत के पर्यायवाची हैं, विद्युत यानी बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा वर्ग है जिसमें से सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो अगर हम छांटे उसकी, तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा ना, इसमें भी सभी शब्द पर्यायवाची हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी है, लेकिन अंबर, सूर, केवल्य, देव, यानी कि ये अंबर, सूर, केवल्य, देव, ये दोस्तों ये सभी जो शब्द है वो पर्यायवाची बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नौकर का पर्यायवाची है भृत्य, कौन सा है? भृत्य, भृत्य हम नौकर को कहते हैं। अगला है दोस्तों मृगेंद्र का पर्यायवाची है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची आप बताइए कौन सा आ सकता है आपके हिसाब से? मृगेंद्र का पर्यायवाची, मृगेंद्र का शार्दूल आ सकता है, क्या आ सकता है? शार्दूल इसका पर्यायवाची आएगा मृगेंद्र का। अगला कृतज्ञ का विलोम शब्द चुनिए, तो कृतज्ञ का विलोम शब्द अगर आपसे पूछे कृतज्ञ का, तो कामचोर नहीं आएगा, दुराचारी नहीं आएगा, पापी नहीं आएगा, एहसान फरमोश, ठीक है, कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द देखने को हमें मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सरल का विलोम शब्द, आप सबको पता है सरल का विलोम शब्द क्या होता है? कठोर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अवंती का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो अवंती का जो विलोमार्थी शब्द है ना, अवंती का, अवंती का जो विलोमार्थी शब्द है वो अपने कौन सा है? उन्नति, कौन सा है? उन्नति, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपकार का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो उपकार का विलोमार्थी शब्द आपसे पूछ ले तो आपको बताना है अपकार, क्या बताना है? अपकार, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि कल केश गुरु, अगला कल केश गुरु अनेकार्थ शब्दों के उचित विकल्प को छाटिए। तो कल केश गुरु अनेकार्थ शब्दों के उचित विकल्प को छाटिए, कल केश गुरु अनेकार्थ शब्दों के उचित विकल्प को अपन को छाटना है। तो हम बीता हुआ कल, दिन, ब्याह, बाल, बड़ा, ठीक है, यानी कि एक कल है, कल को हम बीता हुआ दिन कह सकते हैं, ठीक है। केश का अर्थ हम जानते हैं बाल आता है, ठीक है, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुगंध, गो, बसंत, ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ हैं? तो सुगंध हो गया, गो हो गया, बसंत ऋतु हो गया, ये किसके अर्थ हैं? तो ये दोस्तों अपने किसके अर्थ हैं? ये अपने सुरभि के अर्थ है, किसके हैं? सुरभि के अर्थ देखने को मिलते हैं। अगला कि अंक का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? तो अंक का जो अनेकार्थक शब्द समूह है, अंक का अर्थ होता है गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, कारण, ठीक है, इसको हम अंक कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से पूजा शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो पूजा शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो अपन को छाटना है कि कौन सा नहीं है। तो इनमें से अर्चना है, आराधना है, चंदना है, लेकिन विकास अपनी पूजा का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला एक तरफ मरीची, दूसरी तरफ भी बड़ी रीची, ठीक है। मरीची शब्द का युग्म सही अर्थ क्या आ जाएगा? दोस्तों जो छोटी री है उसका जो अर्थ होता है वो मैं आपको बता दूं, किरण होता है, उसका अर्थ क्या होता है? करण, किरण होता है, ठीक है। तो किरण इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इन दोनों में है नहीं, तो इन दोनों ऑप्शन को आप काट दीजिए, ठीक है। और जो बड़ी री है यानी कि इस री का, तो इसका अर्थ होता है सूर्य, तो अपने किरण और सूर्य दोनों फर्स्ट ऑप्शन में है, तो चंद्रमा को काट दीजिए, तो राइट आंसर अपना फर्स्ट देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है छोटी आदि और बड़ी आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या आ जाएगा? तो छोटी आदि और बड़ी आदि शब्द युग्म का जो सही अर्थ आ जाएगा वो अपने पास दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो छोटी आदि है उसका अर्थ होता है प्रारंभ करना, ठीक है। तो प्रारंभ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों को आप काट दीजिए, ठीक है। और जो अपना जो बड़ी आदि है उसका जो शब्द का अर्थ है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा अभ्यस्त, यानी कि अभ्यस्त, ठीक है। तो आदिवासी आएगा नहीं, तो राइट आंसर थर्ड देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में सूत,
सूत यानी कि छोटा सूत और बड़ा सूत शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो दोस्तों छोटा सूत है उसका जो सही अर्थ, सॉरी जो बड़ा सूत है उसका जो सही अर्थ आ जाएगा वो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बड़े वाले सूत का जो अर्थ होता है सारथी होता है। क्या होता है? सारथी। तो सारथी इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों को आप काट सकते हो। ठीक है, तो सारथी होता है एक बड़े वाले सूत का, ठीक है, और एक सूत होता है बड़ा वाला सूत, उसका जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है अपने, क्या होता है बताइए? उसका अर्थ होता है अपने पुत्र। तो राइट आंसर फर्स्ट देखने को मिल जाएगा, इसमें धागा है तो आप काट सकते हो। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो एक तरफ कुंतल है एक तरफ कुंडल है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कुंतल। कुंतल का जो अर्थ होता है वो, कुंतल का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है केस। तो केस सिर्फ एक में ही है तो आप आसानी से इसका राइट आंसर पहचान सकते हो। ठीक है, और कुंडल का जो अर्थ होता है वो होता है कर्णाभूषण, मतलब कान का आभूषण। अगला प्रश्न है कि निभ्रांत शब्द की सही वर्तनी है। तो निभ्रांत शब्द की जो सही वर्तनी आपसे पूछ ले, निभ्रांत, तो निभ्रांत की जो सही वो वर्तनी है तो सही तरह से निभ्रांत को हम निर्भ्रांत लिखते हैं दोस्तों, निर्भ्रांत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सौहार्द शब्द का सही वर्तनी कीजिए। तो सौहार्द को हम किस तरह लिखते हैं दोस्तों? सौहार्द को हम लिखते हैं सौहार्द। ठीक है, सौहार्द। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अतिशयोक्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी कीजिए। तो अतिशयोक्ति शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो अपने क्या आ जाएगी? अतिशयोक्ति, मतलब अतिशयोक्ति, अतिशक्ति। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। विशिष्टीय शब्द की शुद्ध वर्तनी रूप क्या आ जाएगा? विशिष्टीय शब्द की जो शुद्ध वर्तनी रूप है तो विशिष्टीय को हम किस तरह से लिखते हैं आपको बताना है। तो विशिष्टीय को हम वैशिष्ट्य लिखते हैं दोस्तों, वैशिष्ट्य ना कि विशिष्ट। अगला कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से अपन को शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करें तो विद्या समाप्त करके मैं नौकरी करूंगा, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। ये भी वाक्य शुद्ध नहीं है, ये भी वाक्य। शिक्षा समाप्त करके मैं नौकरी करूंगा, ये वाक्य बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। विद्या को सलीना समाप्त कर सकते हैं, शिक्षा को जरूर समाप्त कर सकते हैं। अगला कि संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो संरचना की दृष्टि से छांटना है तो शिकारी ने चीते पर गोली चलाई, ये गलत है। ठीक है, चीते ने शिकारी गोली, नहीं ये गलत है। शिकारी ने उस पर गोली चलाई परंतु चीता उसकी, ये गलत है। शिकारी ने चीते पर गोली चलाई परंतु वह बच गया, ये अपना सही आंसर आ जाएगा संरचना की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि इस वाक्य में सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है। तो सर्वनाम से संबंधित त्रुटि की अगर हम बात करें तो सर्वनाम मेरी आपके प्रति गहरी श्रद्धा है। तो श्रद्धा ये त्रुटि है, तो त्रुटि इसमें नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ कोई नहीं है, ये भी त्रुटि नहीं है। जो परिश्रम करेगा वही उत्तीर्ण होगा, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए, मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए, इसमें क्या सर्वनाम की त्रुटि है। ठीक है, ये कह रहा है कि मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए, तो इसमें कौन सी त्रुटि आ जाएगी? इसमें सर्वनाम की त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, संज्ञा तो है लेकिन सर्वनाम इसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि ये कह नहीं रहा कि तुम नहीं आए, ठीक है, ये कौन है इसके बारे में नहीं कह रहा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसकी बात करें तो अनूप के लिए एक पत्र लिखनी है, ये गलत है। एक पत्र अनूप के लिए लिखना है, ये गलत है। अनूप को एक पत्र लिखना है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल, अनूप को एक पत्र लिखना है, एक अनूप के लिए पत्र लिखना है, ये गलत है। तो राइट आंसर थर्ड। अगला है कि इनमें आज्ञानार्थक वाक्य कौन सा है? तो आज्ञानार्थक जो वाक्य है इनमें कौन सा है आज्ञानार्थक वाक्य? वो ये है कि भारत महान देश है, ये आज्ञानार्थक वाक्य नहीं है। वह अपना काम पूरा नहीं कर पाए, ये भी आज्ञानार्थक वाक्य नहीं है। उसने सबको आमंत्रित किया होगा, ये भी आज्ञानार्थक वाक्य नहीं है। आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, ये अपने आज्ञानार्थक वाक्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? शुद्ध शब्द की अगर हम पहचान करें तो इसमें सन्यासी इस तरह नहीं लिखा जाता, इस तरह भी नहीं लिखा जाता, इस तरह भी नहीं, सन्यासी इस तरह से आता है दोस्तों। ठीक है, सह के ऊपर एक बिंदी। अगला है कि जिसका कोई अर्थ न हो उसे हम कह सकते हैं दोस्तों, उसको हम निरर्थक कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कपट न हो उसको हम किस नाम से जानते हैं? निष्कपट कह सकते हैं उसे। ठीक है, जो कुछ न जानता हो उसको हम किस नाम से जानेंगे? जो कुछ न जानता हो दोस्तों उसको हम जानेंगे, उसको हम कह सकते हैं अज्ञ। ठीक है, क्या कहेंगे? अज्ञ। ठीक है, तो इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न और रहे हैं। जिसके पास कुछ न हो उसको हम क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ न हो उसको हम अंकिंचन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंकिंचन। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बातें को दोहराना। और लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न क्या 2-3 प्रश्न हो रहे हैं। कौन सा क्रम सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा क्रम यानी कि मुहावरा का कौन सा क्रम सही नहीं है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों गांठ बांधना मुहावरा है, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरा है, उल्टे बास बेली को मुहावरा, ये गलत मुहावरा है। ऊंट किस करवट में बैठता है, ये लोकोक्ति बिल्कुल सही है। इसी के साथ जो 99वां प्रश्न है वो कह रहा है कि जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? तो जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ लास्ट प्रश्न है दोस्तों, डंका बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसी कड़ी में हमने भी डंका बजाया, तो इसका मुहावरे का अर्थ है वो है प्रतिष्ठित हो जाना। तो हमने भी अपने क्षेत्र में डंका बजाया, आपने भी अपने क्षेत्र में डंका बजा कराना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं
अगले मॉडल पेपर के साथ आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक यू।